तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस, जो फर्स्ट सेमेस्टर की होगी। और कौन सा सब्जेक्ट की होगी? हॉर्टिकल्चर की। हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन इम्पोर्टेंट, स्कोप क्या है हॉर्टिकल्चर का इंडिया में, ब्रांचेस क्या है हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, क्लाइमेट क्या होना चाहिए हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, कि कितने क्लाइमेट पर हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होंगी, कौन से क्लाइमेट पर कौन सी क्रॉप होगी। ठीक है। सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए हमारी मृदा कैसी होनी चाहिए, सॉइल मतलब सॉइल के टाइप्स कौन कौन से हैं, इनका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारा हॉर्टिकल्चर होता क्या है। फर्स्ट हमारा वर्ड हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर हमारा क्या होता है? तो जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है वो हमारा दो लेटिन वर्ड से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर। तो हॉर्टस का मतलब है गार्डन, कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन, यानी कि गार्डन का कल्टीवेशन करना। ठीक है। अब नेक्स्ट, द वर्ल्ड हॉर्टिकल्चर है वो पहले कॉन्साइव्ड हुआ था किसके द्वारा? पीटर लोरेनबर्ग के द्वारा 1631 में। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट थे फिलिप्स 1678 में। इन्होंने जो हॉर्टिकल्चर वर्ड है उसको इंग्लिश में एक बुक के अंदर लिखा था। उस बुक का नाम था हमारा न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। ठीक है। वर्ड्स का नया न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्ड। ठीक है, ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये था। इसके बाद हॉर्टिकल्चर क्या है? हॉर्टिकल्चर एक आर्ट और प्रैक्टिस है जिसमें हम कल्टीवेशन पढ़ते हैं गार्डन का, और गार्डन का मैनेजमेंट पढ़ते हैं। या फिर हम अगर इसके अकॉर्डिंग माने तो क्या है कि गार्डन का कल्टीवेशन। तो यही है कि एक जो हॉर्टिकल्चर है वो एक आर्ट है और प्रैक्टिस है ऑफ गार्डन कल्टीवेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या करते हैं हम? गार्डन्स में फ्रूट्स, सब्जियां और फल वगैरह और सब्जी, फ्लावर्स, इन सभी का कल्टीवेशन करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ वर्ड्स हैं जो पता होने चाहिए, जैसे कि एक है हमारा NHB, एक है हमारा NHM। इसका मतलब है नेशनल हॉर्टिकल्चर ब्रांच। इसका मतलब है नेशनल हॉर्टिकल्चर मशीन। तो जो नेशनल हॉर्टिकल्चर ब्रांच है वो फर्स्ट टाइम 1984 में गुजरात में स्थापित हुई थी। इसके बाद नेशनल हॉर्टिकल्चर मशीन नहीं है, ये मिशन है ये। ठीक है, मिशन। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है वो हमारा 2005 में गुड़गांव में हुआ था। कहाँ पर? 2005 में गुड़गांव में। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं हमारी इंडिया में जो हॉर्टिकल्चर है उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इनकम। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो हमारे राष्ट्र की इनकम में भी अपना योगदान देती हैं। ठीक है, यानी कि हम फ्रूट्स वगैरह जो खेतों में बोते हैं उसके बाद उनका हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग होने के बाद वो हमारे कंट्रीज़ में, अलग अलग कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं। अभी नेशनल की बात हो रही है तो अलग अलग स्टेट्स में भेजे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई एक पार्टिकुलर फ्रूट उग रहा है और वो मध्य प्रदेश में नहीं उग रहा है, तो क्या होगा कि उत्तर प्रदेश वाले आफ्टर हार्वेस्टिंग दिस फ्रूट क्या करेंगे? वहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। तो क्या होगा? वहाँ से पैसा आएगा। तो क्या होगा कि नेशनल इनकम में योगदान दे रहा है। हाई प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, यानी कि मान लीजिए हमारा खेत है, छोटा सा खेत है, अगर उसमें हम फल वगैरह, फ्रूट वगैरह सब कुछ बो देंगे तो क्या होगा कि छोटे से एरिया में हमें ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। इतने में हमें और फसल नहीं मिलने की जितनी मात्रा में हमें हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होगा, हाई यील्ड होगी। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर प्रोटेक्टिव फूड्स। जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स है। प्रोटेक्टिव फूड्स कैसे हैं भाई? एक हमें क्या खाने चाहिए? हमें सब्जियां खानी चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए। तो भाई ये है ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमें खाने चाहिए। और एक पर्सन को एक दिन में
ठीक है, मतलब एक पर्सन को एक दिन में 300 ग्राम तो वेजिटेबल्स खानी चाहिए और 120 ग्राम फ्रूट्स खाने चाहिए। ठीक है, इतना खाना जरूर चाहिए। तो क्या होगा कि हमारे लिए मतलब कहा गया है कि ये हमारे प्रोटेक्टिव फूड की तरह काम करते हैं। अब ये इस प्रोटेक्टिव फूड की तरह वर्क कैसे करते हैं, देखो, हमें विटामिन्स चाहिए, मिनरल्स चाहिए। ठीक है, जो विटामिन्स चाहिए, जो हमें मिनरल्स चाहिए, जो हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सभी हमें किससे मिलता है? इनसे ही मिलता है, वेजिटेबल से, फ्रूट से। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हमारा पोटैटो में पाया जाता है, पोटैटो में। ठीक है, पोटैटो से हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ती है खाने से। तो विटामिन मिनरल्स जो हमें चाहिए अ, एक अच्छी डाइट के लिए, एक अच्छी हेल्थ के लिए, वो हमें कौन देता है? हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं। नेक्स्ट है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आर ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल यूज। भाई ये इंडस्ट्रियल यूज में बहुत अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है। आप सभी जो हमारा ये इम्पोर्टेंस है ना इंडिया की, ये सभी को याद करने का बहुत ही इजी तरीका है कि किसी चीज़ को इमेजिन कीजिए और उससे कि सोचिए अपने आप से कि क्या क्या हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये इसकी इम्पोर्टेंस होगी। भाई हमारा फ्रूट्स का प्रोडक्शन होगा, हमारा वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन होगा, हमारे फ्लावर्स का प्रोडक्शन होगा। अब हम आपको सोच ले कि उससे हमारा क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हमें फ़ायदा हो सकता है। वही इंपॉर्टेंस होगी हमारी एग्रीकल्चर के लिए, सॉरी हॉर्टिकल्चर की। हमारी एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर, उसकी वही इंपॉर्टेंस होगी हमारी इंडिया के लिए। ठीक है, तो देखो ये इंडस्ट्रियल यूज में कैसे अपना योगदान दिखाता है। देखो मान लीजिए वेजिटेबल ही है, वेजिटेबल में मान लीजिए हमने पोटैटो ही है, पोटैटो की एक साल में हमने एक बार खेती करी, जो फसल है वो पोटैटो की है। उसके बाद क्या हुआ, मान लीजिए हमने खेतों में जो आलू की शोइंग की है, उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग, इसके बाद क्यों बहुत सारे आलू जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलेंगे। उसके बाद हम इतना सारा एक साथ तो खा नहीं सकते, तो हमें उसे खाने की जगह क्या करना पड़ता है, उन्हें स्टोर, जो कोल्ड स्टोर है उसमें स्टोर कर देना पड़ता है। तो वो जो हम स्टोर कर देंगे तो वो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, वहाँ से निकल के आएगा। ठीक है, खाने के लिए बिकेगा, महंगा बिकेगा। इसी तरह से क्या है कि हमने कोल्ड स्टोर में पहुँचा दिए, आधे हमने कोई इंडस्ट्री ने ले लिए। इंडस्ट्री क्यों लेगी भाई? चिप्स बनते हैं आलू के, जैसे शुगर केन हो गया, उसका हमारी क्या बनती है, शुगर केन की हमारी शुगर बनती है, चीनी बनती है, अल्कोहल बनती है। ये सभी चीज़ें ये तो क्या हुआ कि हमारा इंडस्ट्रियल यूज़ में वर्क कर रही है। तो क्या होगा कि जैसे कि हमारी चीनी, मान लीजिए चीनी से हमारी शुगर केन बनती है, जो हमारा गन्ना होता है उसके जो बाहर वाला जो पेपर होता है उससे हमारे क्या बनते हैं, सॉरी, बाहर वाला जो उसका कवर होता है उससे हमारे पेपर बनते हैं, अल्कोहल बनती है, शुगर केन बनती है, और ये बिस्कुट वगैरह में जो चीनी वगैरह जाती है वो भी इसी से बन के आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी बन जाती हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी में भी काम आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं एक पार्टिकुलर थिंग से। ठीक है, इसी तरह से हमारे इंडस्ट्रियल यूज में वर्क करती हैं। ठीक है, इसके बाद है, इट इज़ ऑल्सो यूज आफ्टर हार्वेस्टिंग फॉर द फोटर ऑफ कैटल। कैटल के फोडर के लिए भी काम करती है। भाई कैसे करती है, देखो, मान लीजिए हम हमारा खेत है, मान लीजिए कोई खेत है, इसमें हमने जैसे कि क्या बोया, हम बताते हैं, कोई भी फसल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आलू के लिए, पटाटो के लिए, तो पटाटो की ले ली। पर यहाँ पर हमारे पटाटो जो हैं वो शोइंग हुए हुए हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। क्या होगा, देखो, अगर हम चाहें तो वो जो आलू हैं उनके जो रूट्स हैं उन पर ही तो हमारे आलू लगेंगे, आलू के पेड़ पर रूट्स में आलू लगेंगे। तो क्या होगा कि जो अगर ऊपर वाला जो उसका पार्ट है उसको हम हार्वेस्ट करके फोडर की तरह काम कर सकते हैं कैटल्स के लिए। इसी तरह से हमारी जो वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स, मान लीजिए फ्लावर्स के पौधे हैं, तो वो फ्लावर्स आफ्टर हार्वेस्टिंग, फ्लावर्स के हार्वेस्टिंग के बाद जो पेड़ है जो खड़ा है, अगर वो किसी काम का नहीं है, हम नहीं चाहते कि भाई हमें अगली साल भी इस खेत में ही ये फ्लावर्स रखने हैं, तो हम उसे हार्वेस्ट करेंगे तो उसे फेंकेंगे तो नहीं, क्या कर देंगे कि हम किसको दे देंगे, उसे फोल्डर की तरह काम करवाएंगे उससे, ऐसे फोड़ा कैटल के लिए। और एक और चीज़ यूज़ किया जा सकता है, उसे फर्टिलाइजर और मैन्योर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है, क्या, टिलेज की प्रोसेस करके उस पर, वहीं पर खेत में ही। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये हमारी पैसे बचाने में भी हेल्प करती है। कैसे करती है कि हमारा जो खर्चा आता है वो बहुत कम आता है इसमें। ठीक है,
फसल से कम खर्चा होता है इस चीज़ में, क्योंकि भाई हमें एक बार ही जो लागत है वो एक बार ही लगाने की ज़रूरत है, बार बार हमें इस पर लागत लगाने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी हो जाती हैं इम्पोर्टेंस में जो आ जाती हैं। ठीक है, वुमन के न्यूट्रिशन के लिए काम करती है, हमने ये पढ़ा, नेशनल इनकम में काम करती है ये। और एक सबसे अच्छी चीज़ है कि एक मान लीजिए कोई भूमि है वो पड़ी है खाली बहुत टाइम से, हमें मतलब हमारे पास बोने के लिए कुछ है नहीं, तो उस अनबैरन लैंड का भी वो अच्छे से यूज़ हो पाता है उसमें। ठीक है, उस अनबैरन लैंड का बहुत अच्छे से उसमें यूज़ हो पाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस क्या है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की इंडिया में, समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे कि ब्रांचेस क्या होती हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो ब्रांचेस क्या होती हैं, सॉरी, ब्रांचेस से पहले स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनके लिए स्कोप के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, स्कोप क्या होगा हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, यानी कि उस पार्टिकुलर जगह में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो इरिगेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग फैसिलिटीज़, अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर। ठीक है भाई, वहाँ पर मान लीजिए हमने एक पार्टिकुलर जगह में जो फ्लावर्स हैं वो लगा दिए, कुछ भी फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कुछ भी लगा दिए, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं भाई। पहले तो हमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ कर सकते हैं, पहला काम। तो दूसरा, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग फैसिलिटीज़ कर सकते हैं भाई, उस सामान को लेकर जाने के लिए और आने के लिए। दूसरी बात, जो चीफ लेबर है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, नई नई टेक्निक्स का, और ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए नई नई टेक्निक्स का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सामान ले जाना, मतलब कहीं से खरीदना और उससे बेचना, लेन देन, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जैसे कि कंट्रीज में होता है। इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ फार्मर, ये और क्या कर देता है, इसकी वजह से हमारे जो फार्मर है ना उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि अगर हम कहें कि एक पार्टिकुलर फार्मर है, उसकी जो फसल है वो ख़राब हो गई और उसने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या कुछ भी एक चीज़ अपने खेत में और बोई थी, शोइंग की थी, तो उसके बाद वो जो एक पार्टिकुलर थिंग है जो फ्रूट्स में से, वेजिटेबल्स में से या फ्लावर्स में से एक चीज़ उसने बोई है, वही एक चीज़ उसके जो फार्मर है उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ा लेगी। और ये हमारा 33%, लगभग 33% जो है ना, वो हमारा जीडीपी में हॉर्टिकल्चर अपनी वो देता है योगदान। ऑल्सो प्लेज अ विटल रोल इन एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे भाई, देखो खेत है उसमें हमने फ्लावर वगैरह बोए हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी भाई, एक तो हमें फ्लावर तोड़ने वाला चाहिए, एक उसके नलाई वगैरह का चाहिए। तो क्या होता है कि जॉब्स का भी सेटलमेंट हो जाता है उस पार्टिकुलर एरिया में। ये जो हॉर्टिकल्चर की वजह से एम्प्लॉयमेंट सेक्टर का भी काम करता है। क्या करता है, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जब हमारे पास कहीं पर फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का या फ्लावर्स का हमारे पास खेत हैं आसपास, तो भाई वहाँ पे हमें फैक्ट्री की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्री की। तो इंडस्ट्री भी वहाँ पर स्टेब्लिश हो जाती है, वो किसी भी चीज़ के लिए काम करें। फ्लावर्स है हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए काम आते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए काम आते हैं, यानी कि एस्थेटिक वे में, एनवायरमेंटल को सुंदर बनाने में काम आते हैं, एस्थेटिक वे में काम आते हैं, यानी कि पूजा पाठ में काम आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ मेडिसिन में भी काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जो हमारे फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स हैं ये हमारे वर्क करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनकी ब्रांचेस क्या क्या होंगी। ब्रांचेस क्या क्या होंगी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। फर्स्ट है फ्लोरिकल्चर, फर्स्ट है हमारी फ्लोरिकल्चर, FLORICULTURE। भाई देखो पता लग रहा है फ्लो, तो क्या हो रहा होगा, फ्लोवर की बात कर रहे होंगे। जब हमारी फ्लोरिकल्चर लिख रहा है यानी कि फ्लो लिख रहा है, तो सिंपल सी बात है फ्लोवर की बात होगी। तो इसमें हम, इस ब्रांच में हॉर्टिकल्चर की हम स्टडी करेंगे अबाउट द प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की और मार्केटिंग, किसके, प्रोडक्शन और मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स की प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बारे में की। ठीक है, जैसे कि सनफ्लावर, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, सनफ्लावर, लिली, कुछ भी बहुत सारे हैं, रोज,
बहुत सारे हमारे फ्लावर्स होते हैं, मैरीगोल्ड, लोटस, इन सभी के बारे में, ठीक है, लिख लीजिए। फ्लोरिकल्चर में हमें क्या प्राप्त होंगे? फ्लावर्स प्राप्त होंगे। उसमें हम किसका प्रोडक्शन करेंगे, डील करेंगे विद द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, याद रखना। फ्लोरी तो फ्लोवर, फ्लो लिख रहा है तो फ्लोवर, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इजी सी बात है। इसके बाद हम अगला जो पढ़ेंगे वो है हमारा ओलैरिकल्चर। क्या है? ओलैरिकल्चर। ओलैरी कल्चर। ओलैरिकल्चर में देखो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इस ब्रांच में हॉर्टिकल्चर की हम पढ़ेंगे किसके बारे में, विद द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन विद वेजिटेबल्स। ओलैरी, ऑयल, ऑयल से याद रहेगा, ऑयल किसके लिए जरूरी होता है? हमारे वेजिटेबल्स के लिए। तो ओलैरी से याद रहेगा ऑयल, ऑयल, ऑयल मतलब ऐसे याद रखना, ओलैरी यानी कि ऑयल, ऑयल से रिलेटेड हो रहा है कुछ, ऑयल, ऑयल से रिलेटेड क्या होगा भी, हमारे खाने के लिए चीजें। तो ऑयल क्या होता है कि हमारे सब्जी में काम आता है। तो याद रखना कि वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन के साथ डील करेंगे ओलैरिकल्चर, ठीक है। अब एक एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग देख लीजिए इस ओलैरिकल्चर में ही, कि यहाँ जहाँ पर कल्चर लिखा हुआ होता है, जहाँ पर कल्चर लिखा हुआ होता है, वो 99% जो वर्ड है वो लेटिन भाषा का होता है। कौन सी भाषा का? लेटिन भाषा का। तो इसलिए हमारा ओलैरिकल्चर भी और हमारा फ्लोरिकल्चर भी और हमारा ओलैरिकल्चर भी, ये दोनों ही वर्ड हमारे लेटिन भाषा से लिए गए ठीक है, सॉरी, कहाँ से लिए गए हैं? ये दोनों ही वर्ड हमारे लेटिन भाषा से लिए गए हैं, फ्लोरिकल्चर भी और ओलैरिकल्चर भी। ओलैरी याद रखना ऑयल से रिलेटेड है, तो ऑयल किसके लिए काम आता है? हमारे वेजिटेबल्स के लिए, सब्जियों में काम आता है, सब्जी बनाने के लिए काम आता है। तो क्या होंगे कि सब्जियों के प्रोडक्शन के साथ डील करेंगे। फ्लोरी यानी कि फ्लो, लिख रहा है फ्लो मतलब फ्लोवर, ठीक है, फ्लो, फ्लो मतलब फ्लो, फ्लो, और फ्लो के साथ हमारा फ्लोवर जुड़ जाता है। तो याद रखना फ्लो से फ्लोवर यानी कि फ्लोवर के प्रोडक्शन के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स भी ऐसी ही याद कर लीजिए, कुछ भी, ऑनियन होगी, कैलीफ्लावर होगी, और रेडिश होगी, कैरेट होगी, बहुत सारी, पोटैटो हो गए, ब्रिंजल हो गया, टमाटो हो गए, कोई सी भी हमारी मान लीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम पोमोलॉजी की। किसकी? अगला आता है हमारा पोमोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पोमो है ये तो हमारा लेटिन भाषा का है, ये तो हमारा लेटिन भाषा का है, लेकिन जो लोजी है वो हमारा ग्रीक वर्ड का। ये हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, पोमोलॉजी। याद रखना, जहां पर हमेशा वाई आएगा, जहां पर कल्चर आएगा, वो 99% हमारा लेटिन भाषा का होगा, लेकिन जहां पर हमारा हमेशा वाई आएगा ना, वो हमारा 100% ग्रीक वर्ड होगा। तो जो लास्ट में जो लोगी है, ये लोगी, ये हमारा ग्रीक वर्ड से बिलोंग करता है। जो पोमो है ये हमारा लेटिन वर्ड से बिलोंग करता है। लोगो, लोगी मतलब पोमो, पोमो का मतलब होता है हमारा क्या? भाई देखो, हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ लिया, सॉरी, वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ लिया, फ्लावर्स के बारे में पढ़ लिया, तो पोमो, तो अब क्या रह गया? फ्लावर रह गया, पोमोग्रेनेट। याद रहेगा, पोमोग्रेनेट यानी कि हम क्या खाते हैं? अनार, पोमोग्रेनेट बोलते हैं हम जिसको, अनार। तो क्या होगा इससे हमारा, याद रहेगा, पोमो से याद रहेगा पोमीग्रेनेट यानी कि अनार। याद रखना, अनार है तो वो फ्रूट है। तो पोमोलॉजी में क्या होगा भी, हमारे फ्रूट्स के साथ प्रोडक्शन होगा, डील विद द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन विद फ्रूट्स, ठीक है, याद रहेगा। पोमोलॉजी से पोमो और लोजी, जी वाई आ रहा है, वाई हमेशा ग्रीक वर्ड से बिलोंग करता है, इसलिए जो लोगी है, जो लोगस है, इसका ग्रीक वर्ड है लोगस, उससे आया है ये लोजी। ये हमारा ग्रीक वर्ड से है क्योंकि ये वाई आ रहा है, और पोमो हमारा लेटिन वर्ड से है। यही ऐसा शब्द है जो दो वर्ड से मिलकर बना है, वरना जो ओलैरिकल्चर है और जो फ्लोरिकल्चर है वो हमारे दोनों ही लेटिन वर्ड से आए हैं। कल्चर हमेशा 99% लेटिन से होता है, 1% को रिमूव करके, ठीक है। 1% चांसेस हैं भाई और कोई भाषा का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो भाषा के होते हैं वो कौन कौन सी भाषा के होते हैं हमारे, मतलब कौन कौन सी लैंग्वेज से होते हैं, वो ग्रीक और लेटिन वर्ड के ही बिलोंग करते हैं हमारे जो वर्ड्स होते हैं। अब एक और चीज़ देख लीजिए इसमें, कि पोमो का मतलब हमें पता लग गया फ्रूट के प्रोडक्शन के साथ, पोमो का मतलब यानी कि अनार। सिंपल से बात में याद आती है पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी, इसको याद रखने के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, पोमीग्रेनेट भी ले लीजिए, इसमें अनार भी ले लीजिए क्योंकि अनार से ही हम इसको याद कर पा रहे हैं। तो याद रहेगा फ्लोरिकल्चर, ओलैरिकल्चर और पोमोलॉजी। इसके बाद आता है स्पाइसेस।
स्पाइसेस प्लांट्स, स्पाइसेस हमारी वो ब्रांच है जिसमें हम स्पाइसेस की मार्केटिंग और प्रोडक्शन के साथ डील करते हैं। स्पाइसेस क्या होती है? फ्लेवर जो हमारे फ्लेवर और किस सब्जी वगैरह में कलर लाने के काम करती हैं, ठीक है। जो हमारे किसी चीज़ का फ्लेवर बढ़ाती है या फिर हमारे कलर वगैरह लाने में काम करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में कढ़ी पत्ता, कढ़ी में डालो अच्छी महक आएगी। लौंग होगी और काली मिर्च होगी, सफ़ेद मिर्च होगी, तो ये सभी हमारी स्पाइसेस से बिलोंग करती है। टिमेंट हो गया, टिमेंट, ठीक है। ये सारी हमारी किससे बिलोंग करती है? स्पाइसेस से। अब आती है प्लांटेशन क्रॉप्स। प्लांटेशन क्रॉप्स वो ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की जिसमें हम किसके साथ मार्केटिंग और डील विद द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन विद किसके साथ? प्लांटेशन क्रॉप्स। जैसे कि प्लांटेशन क्रॉप्स हमारी कौन कौन सी होंगी? जैसे कि टीए प्लांट्स, टीए का बाग, ठीक है, टीए प्लांट्स का बाग, कॉफी के प्लांट्स का बाग, ये सभी क्या आती है हमारी? ये सभी किस में आती है? हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स में, ठीक है। कोकोनट का बाग, ठीक है, याद रहेगा, बहुत सिंपल सी चीज है। इसके बाद आती है हमारी मेडिकल, मेडिसिन, ये होएगा मेडिसिनल, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स। मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स के में क्या करेंगे? जो हॉर्टिकल्चर की है वो ब्रांच है जिसमें हम डील करेंगे विद द मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। जैसे कि एग्जाम्पल्स में ले लीजिए, कोई भी एक मेडिकल प्लांट ले लीजिए, कोई भी एक एरोमेटिक प्लांट ले लीजिए, ठीक है, जो भी आपको माइंड में आए। जैसे कि एग्जाम्पल दे देते हैं, इसबगोल होती है एक, इसबगोल, ये हमारा मेडिकल होता है, ISABGOL। ये बच्चों को बुखार के दौरान पिलाई जाती है, ठीक है, और ये वर्क करती है उन्हें ट्रीटमेंट के लिए, तो एक मेडिसिन की तरह उनके साथ जो है ये वर्क करती है, ठीक है, याद रहेगा, बहुत इजी है। और मेडिसिन के कोई भी ले लीजिए, कोई भी प्लांट होगा जो मेडिसिन में वर्क करता हो, जैसे कि ल्यूकस एस्प्रा है, LECUS, लूकस एस्प्रा, ये हमारा किसके काम करता है? जब स्नेक सांप काट खाता है तो उसमें हमारा दवाई की तरह काम करता है, ठीक है। ये भी हो गया। अब हमारा समझ में आ गया होगा कि हमारी फ्लोरिकल्चर होती है, ओलैरिकल्चर होती है, पोमोलॉजी होती है, स्पाइसेस होती है, प्लांटेशन होती है, मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट्स होती है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो एक भी रहेगा नहीं, सभी कर देंगे सारे क्वेश्चंस। अब देखो भाई, हम बात करेंगे, अब भाई देखो हम बात करेंगे किसके बारे में? क्लाइमेट के बारे में। तो देखो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट हमारा जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उनमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो क्या उसका जो इम्पोर्टेंट रोल है वो क्या है, अब हम बात कर लेते हैं। तो क्लाइमेट इज अ प्रिंसिपल फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ये हमारा एक प्लांट है, ये हमारा एक कोई भी प्लांट है, मतलब ऐसे ही बना देती हूँ, ये हमारा कोई प्लांट है, इसको भाई इतने से इतना होने के लिए क्या चाहिएगा? ग्रोथ करने के लिए इसको कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ पानी की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, कुछ रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए, तभी तो ये बड़ा हो पाएगा। इसको कुछ ज़रूरतें होंगी, वो चाहिए होंगी, तभी तो ये छोटे से बड़ा हो पाएगा, ज़रूरतों से ही। जैसे कि मान लीजिए हम ह्यूमन बींग्स में ही एक छोटे बच्चे से जो बड़ा बच्चा होता है वो कैसे होता है कि उसको हम खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं उसकी ज़रूरत के अनुसार। तो इसी तरह से हमारे प्लांट में उसको हम उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसे अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, उसे अच्छे एनवायरनमेंट में रखेंगे तो वो अच्छे से बड़ा होगा और अच्छा दिखेगा, ठीक है। इसी तरह से ये प्लांट की ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It refers to the average condition of the atmosphere over a long period, whereas the term weather is used to describe the current and temporary atmospheric conditions. अब देखो दो वर्ड आए हैं, एक आया हमारा क्लाइमेट, एक आया हमारा क्लाइमेट और एक आया हमारा वेदर, ठीक है। तो क्लाइमेट क्या है? इट रेफर्स टू एवरेज कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर, यानी कि ये उस कंडीशन को बताता है जो कुछ लंबे टाइम तक है। यानी कि मान लीजिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक पूरा दिन है, तो पूरे दिन की जो कंडीशन होगी कि टेम्परेचर हाई था, लॉन्ग था, मतलब सॉरी लेस था या हाई था, यानी कि किस मात्रा में था, मोर था,
लेस था, ठीक है। और जो मतलब रेनफॉल थी वो कैसी थी, कम थी, ज़्यादा थी, ह्यूमिडिटी नमी कैसी थी, अच्छी थी, नहीं थी, लाइट कम थी, ज़्यादा थी, सब कुछ बताएगा वो होगा। वो सब चीज़ें हमारे क्लाइमेट के अंदर आएंगी पूरे दिन की। लेकिन अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर एक काफ़ी एक टाइम के लिए, यानी कि दिन में 24 घंटे के बारे में, दिन के 24 घंटे की टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के बारे में जो बता रहा है वो क्लाइमेट है। और वेदर वो चीज है जो केवल और केवल उन 24 घंटों में से, मान लीजिए 2 घंटे के बारे में ही बता रहा, 2 घंटे की जो वहाँ का पार्टिकुलर वो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल बता रहा है, सिर्फ 2 घंटे की, वो वेदर में आएगा। और जो पूरे टाइम की, एक दिन की बता रहा है, वो हमारा क्लाइमेट में आ जाएगा। डिफरेंस पता लग गया क्लाइमेट और वेदर में। अब है कुछ कंडीशंस हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि मान लीजिए टेम्परेचर है, भाई टेम्परेचर अच्छा होगा तभी तो हमारा जो फसल है वो ग्रो कर पाएगी। अच्छा उसे टेम्परेचर चाहिए होगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ही माना जाता है। टेम्परेचर अच्छा होगा तभी तो हमारी जो प्लांट है वो ग्रोथ पे आ पाएगा। मान लीजिए टेम्परेचर हाई हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया लाइट का, तो क्या होगा, भी हमारा तो जो पौधा है वो तो बिल्कुल आग के मारे जल के मर जाएगा। हमें ही मान मान लीजिए हमारा टेम्परेचर हाई होगा तो बुखार है, लो होगा तो मतलब बहुत सारी बीमारियां के कारण है। ऐसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। तो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद है लाइट। लाइट भी एक प्लांट की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इससे हमारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस में वो क्या करते हैं कि CO2 और H2O और एनर्जी का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो बाहर से लेते हैं CO2, H2O और एनर्जी, ठीक है। और अपने अंदर से क्या छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन, जिसकी जरूरत हमें होती है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। एक जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है, वो उसकी वजह से होता है ये सब कुछ, फोटोसिंथेसिस। याद रखना, फोटोसिंथेसिस हमारा ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन सेल्स होते हैं हमारे प्लांट्स में, जिसको जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, उसकी वजह से होती है, ठीक है। अगला आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, ह्यूमिडिटी होता है हमारा नमी, यानी कि जो हमारा मिट्टी है उसमें नमी बनी रहनी चाहिए। जब हमारे पौधे में की जो मिट्टी है, जड़ों की जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहेगी, तो हमारे पौधा जो है उसको एक अच्छी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो जो उसे चाहिए वो अच्छे से उसे फील होगा, ठीक है। जैसे हमें ना ज़्यादा सर्दी अच्छी लगती, ना ज़्यादा गर्मी अच्छी लगी, हमें नॉर्मल टेम्परेचर अच्छा लगता है। इसी तरह से प्लांट्स की फीलिंग्स है भाई कुछ, कि उन्हें भी एक पार्टिकुलर नमी होनी चाहिए, तभी उन्हें अपने जो सॉइल है उसमें अच्छा लगता है ग्रोथ करना, ठीक है। कम पानी भी उन्हें नुकसान देगा, ज़्यादा पानी भी उन्हें नुकसान देगा। तो एक नॉर्मल मात्रा में हमें जो हमारे फील्ड हैं उनका इरिगेशन करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा रेनफॉल। भाई रेनफॉल भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाई बारिश ज़्यादा हो गई तो हमारे जो फसल है वो ख़राब है, कम हो गई तो भी हमारी फसल को नुकसान है। तो एक क्या है कि एक इक्वल मात्रा में जो रेनफॉल है वो भी होनी ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें हमारे जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर सुन कि ज़्यादा पानी हो गया तो क्या होगा, कि जो रूट्स हैं प्लांट की वो क्या हो जाएंगे, वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी, ठीक है, खराब होने लग जाएंगी। अब आता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए सॉइल। सॉइल क्या है, सॉइल भाई हमारी मान लीजिए अर्थ है, तो इसकी सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी सॉइल है, यानी कि जैसे ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, डी होरिजन। तो A B C हमारे एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए, डी हमारी इंजीनियर पर्पसेस के लिए। यहाँ पर हमारा पेरेंट रॉक मटेरियल पाया जाता है जो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत तगड़े तगड़े मोटे मोटे पत्थर पाए जाते हैं। यहाँ पर हमारा थोड़े हल्के हल्के पत्थर पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर के लिए ठीक तो है पर इतनी भी अच्छी नहीं है। जो बी है वो उस पे भी हमारे क्या पाए जाते हैं, उस पे भी हमारी इसे हम सब सॉइल बोलते हैं। ये वेदरिंग प्रोसेस होती है, ये सब सॉइल होती है। इसको हम टॉप सॉइल बोलते हैं, जो सबसे अच्छी सॉइल होती है। अब मिट्टी हटाते जाइए, फिर बी आ जाएगी, फिर सी आ जाएगी। तो यहाँ तक हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एज मच एज पॉसिबल यहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आकर तो हमारी जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।
ठीक है। एग्रीकल्चर की प्रोसेस यहाँ पर कभी हो ही नहीं सकती, सी तक हो सकती है, और इससे पहले भी एओ पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स पाए जाते हैं, जो हमारे मैन्युअल फर्टिलाइजर्स वगैरह की परत होती है। तो ये वाली हमारी टॉप सॉइल है, जो सबसे ऊपर लेयर है अर्थ पर पाई जाती है। ठीक है। और जो हमारी सॉइल है वो किससे बनती है, कि नेचुरली ही थिंग्स हैं, उन पर नेचुरली ही फोर्स लगता है, और नेचुरली ही उनकी वेदरिंग प्रोसेस हो जाती है। मान लीजिए हमारा पहाड़ है, पीक है, इस पर इधर से नेचुरली फोर्स लगेगा अपने आप, बहुत तेज बारिश, हवा, कुछ भी मान लीजिए अपने आप लगेगा। ठीक है। नेचुरली ही फोर्स ओकरिंग होगा, नेचुरली ही ये थिंग है, हमने तो बनाई नहीं है, और नेचुरली ही फोर्स इसमें अपने आप लगेगा, हम तो लगवा नहीं रहे। तो क्या होगा कि एकदम लगने के बाद ये टूटने लगेगा, और फिर और लगेगा, फिर टूट टूट कर छोटे 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 पार्टिकल्स में बदल जाएगा, उसको हम मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। तो नेचुरली चीज पर नेचुरली ही फोर्स एक्टिंग हो रहा है, और वो नेचुरली ही मटेरियल बना रहा है, जिसको हम सॉइल बोलते हैं। ठीक है। सॉइल के टाइप भी कई तरह के होते हैं, सैंडी होती है, सैंडी लोम होती है, लोमी सॉइल होती है, सिल्ट सॉइल होती है, सिल्ट लोम सॉइल होती है, सैंडी क्ले लोम होती है, क्ले लोम होती है, और सैंडी क्ले होती है। अगर अभी तो सिर्फ ज़्यादा ये आता नहीं है, हॉर्टिकल्चर की जो क्वेश्चन आंसर हैं उन्हीं में ये इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ ये पूछा जाता है कि सॉइल इम्पोर्टेंट है या नहीं। तो है, इसे हम लिख सकते हैं कि भाई क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारी जो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स हैं उनको एक सपोर्ट देती है। सॉर्ट का जो सॉइल है उसका सबसे बड़ा काम क्या है, कि वो हमारी जो क्रॉप्स है, जो हमारा प्लांट उसमें ग्रो हो रहा है, उसको सपोर्ट देती है, मिनरल न्यूट्रिएंट्स वगैरह देती है। इतना चीज़ें हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई क्यों ज़रूरी है। ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई किस किस तरह की पाई जाती है, क्योंकि ये सब हमारे सॉइल साइंस में इंपॉर्टेंट है, उसी में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई हमारी सॉइल है वो कितने प्रकार की होती है, सॉइल क्या होती है, और सॉइल कितने प्रकार की होती है, और जो कितने प्रकार की जो मतलब उसके टाइप्स हैं, वो उसमें कितने से कितने लेवल तक के जो पार्टिकल्स हैं वो पाए जाते हैं, कितनी मात्रा में पार्टिकल्स का जो डायमीटर है वो कितना होता है। ठीक है। तो इसको ज़रूरी नहीं है, सिर्फ पता होनी चाहिए कि हमें जो सोइल है उसके टाइप कितने होते हैं। जो सोइल है वो A B C D हॉरिजन्स में पाई जाती है, सी तक हमारे एग्रीकल्चर है, और डी हमारा इंजीनियरिंग है, इंजीनियर के यूज़ के लिए काम आती है। ठीक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे इसके आगे हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के आधार पर जो हमारे क्लाइमेटिक है उसको किस तरह से बांटा गया है। हॉर्टिकल्चर में जो क्लाइमेटिक के आधार पर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उनको किस तरह से बांटा गया है। ठीक है। ये पढ़ेंगे। एक चीज़ और देखिए, जो बहुत सारी चीज़ हैं जिनमें बांटा गया है, जैसे कि नेचुरल क्लासिफिकेशन की गई है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की गई है, इनके लाइफ स्पैन पर की गई है। जैसे कि हम वीड प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, एनुअल, पेरेनियल, खरीफ। क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, एनुअल, पेरेनियल, एनुअल, बायनियल, रबी, खरीफ, जैद। इस तरह से भी बांटा गया है, मोनोकोट्स, डाइकोट्स। ठीक है। इनकी लीफ शेडिंग के आधार पर इनको बांटा गया है, इनकी स्टेम की ग्रोथ के आधार पर इनको बांटा गया है, इनकी स्टेम की काइंड के आधार पर इनको बांटा गया है। और हम क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के आधार पर तो पढ़ेंगे, इनके सीजन के आधार पर भी इन्हें बांटा गया है कि खरीफ सीजन में ये होंगी। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के आधार पर बांटा गया है, स्पीसीज के आधार पर बांटा गया है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके आधार पर इनको बांटा गया है। अ, एक और चीज़ देख लीजिए, मेडिकल प्लांट जो है उसका एक एग्जांपल और मेरे याद आ चुका है, उसको लिख लीजिए। जो मेडिकल और एरोमेटिक प्लांट्स थे, मेडिकल एक था हमारा तुलसी, तुलसी, तुलसी माता, भाई इसकी हम पूजा भी करते हैं। एरोमेटिक प्लांट भी है, और ये हमारे मेडिकल पर्पसेस के लिए भी काम आता है। ठीक है। जो हमें ज़्यादा खांसी वगैरह होती है, कोल्ड वगैरह हो जाता है, तो हमारे तुलसी की चाय पी लेते हैं, अच्छा होता है। जिंजर भी था, सॉरी ग्रेलिक, जिंजर। ठीक है। ग्रेलिक लहसुन भी, और जिंजर भी। ठीक है। जास्मीन भी। ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए, काफ़ी हैं इतने। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है हमारा सब ट्रॉपिकल, एक होता है हमारा टेम्परेट क्रॉप्स। पहले इनकी डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद एक बहुत ही इजी तरीके में इनको समझेंगे कि भाई ये कैसे 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 होंगे, बिल्कुल इजी तरीके में, कि हमेशा हमारे याद रहे। Tropical crops, these plants need warm and humid climate with very mild winter. Example mango, banana, papayas, सपोटा है ये, SPOTA, याद रहेगा, सपोटा। ठीक है।
याद रहेगा ना भाई, स्पोटा है। गवावा, पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, काशू, कोकोनट, कस्टर्ड। स्पाइसेस है टिमेंट। टिमेंट क्या काम करती है भाई, हमारे फ्लोरिंग और कलरिंग में वर्क करती है, फ्लेवर देने के लिए काम करती है हमारी वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स टमाटो, ब्रिंजल। सब ट्रॉपिकल्स में these plants require warm and humid climate and can tolerate low temperature during mild winter। यहाँ पे माइल्ड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइट्रस, ग्रेप्स, लीची, लॉकेट, पैशन फ्रूट, फिग, आंवला, पोमीग्रेनेट। याद रखना पोमीग्रेनेट, याद है ना, पोमोलोजी, डेट, जामुन, करौंदा। स्पीसीज होगी टर्मरिक, हल्दी। वेजिटेबल टोमेटो, ब्रिंजल। टेम्परेट क्रॉप्स, टेम्परेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स फ्लॉरिश व्हेन in temperate regions of the world. These plants can withstand with cold and need chilling temperature. They go under arrest of dormancy and seeds their own leaves during winter. For example, apple, pear, peach, plum, strawberry, cherry, almond, kiwi. Species है saffron. वेजिटेबल्स है क्या, ये सैफरोन ये हमारी कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। बहुत ही महंगा आता है क्योंकि पार्टिकुलर एक कश्मीर में ही पाया जाता है, बहुत ही महंगा बिकता है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अब देख लीजिए बहुत ही इजी तरीके में, मान लीजिए ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट। ट्रॉपिकल हो गए भाई बहुत ज़्यादा गर्मी, जून में पड़ती है हमारी, जून जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, मई जून जुलाई, ये 3 महीने तो हमारी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो भी इन 3 महीनों में क्या होंगी हमारी ट्रॉपिकल क्रॉप्स, जहाँ पर जिसे बहुत गर्मी की ज़रूरत होती है, ठंड की ज़रूरत नहीं होती उन्हें, वो होगी हमारी ट्रॉपिकल। जिसे बहुत गर्मी की ज़रूरत होती है, जो हमारी मतलब गर्मी है, जो समर है वो हाई होगी, और जो विंटर है वो लो होगी, वो आएंगे हमारी ट्रॉपिकल में, ठीक है। बिल्कुल भी विंटर की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, सर्दी की, हमेशा उन्हें गर्मी ही चाहिए होगी। तो उस कंडीशन में इनकी जो क्रॉप्स हैं वो कौन कौन सी उगाई जाती हैं, हम याद रहेगा ना भी, बहुत ज़्यादा गर्मियों के मौसम में हम क्या खाते हैं, मैंगो, मैंगो खाते हैं, बनाना भी खाते हैं, पपाया भी खाते हैं भाई, पपीता भी खाते हैं, वाटरमेलन भी खाते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें खाने की याद रहेंगी भाई। सबसे ज़्यादा गर्मियों में कौन कौन सी खाते हैं, तो मैंगो, बनाना, पपाया। स्पोटा, स्पोटा होता है चीकू, चीकू खाते हैं, गवावा खाते हैं, अमरूद खाते हैं, पाइनएप्पल भी खाते हैं, जैक फ्रूट भी खाते हैं, कोकोनट भी खाते हैं, कस्टर्ड भी। ये सभी चीज़ें हम कब खाते हैं, जब ज़्यादा सर्दी होती है, सॉरी सब जब ज़्यादा गर्मी होती है। स्पीसीज कौन सी होती है, टिमेंट उगाई जाती है उस समय, फ्लेवर देने के लिए वर्क करती है हमारी सब्जी में। वेजिटेबल्स हमारी टमाटो और ब्रिंजल, ठीक है भाई, याद होगा। अगर आप फार्मर हैं तो आपको याद होगा कि भी ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो टमाटर बहुत ज़्यादा बेचते हैं, और उस टाइम क्या होता है कि टमाटर के जो भाव होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज झेलनी पड़ती है फार्मर्स को, और उसको वो हार्वेस्ट करके जो मार्केट है उसमें ना बेचकर वो अपने जो खेत हैं उन्हीं में ही टिलेज कर देते हैं, ठीक है। ब्रिंजल, बैंगन भी बहुत ज़्यादा उगते हैं भाई गर्मियों में, याद रहेंगे। इसके बाद आता है सब ट्रॉपिकल। सब ट्रॉपिकल होगा एक ऐसी कंडीशन जिसमें ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा सर्दी हो। जैसे कि मान लीजिए हमारा अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च, अक्टूबर नवंबर फरवरी मार्च, ये 4 महीने ऐसे हैं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो इन मंथ्स में हमारे जो जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पर हमारी सब ट्रॉपिकल होंगे। ट्रॉपिकल जब ज़्यादा गर्मी होगी, सब ट्रॉपिकल जब ना तो ज़्यादा गर्मी होगी ना ज़्यादा ठंड होगी। इसमें हमारे कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस, अंगूर खाते हैं भाई बहुत ज़्यादा इन दिनों में, लीची बहुत ज़्यादा खाते हैं, लीची याद रखना, लीची बहुत आता है। लीची कौन सा ट्रॉपिकल फ्रूट है, तो सब ट्रॉपिकल, सॉरी कौन से क्लाइमेटिक फ्रूट है, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट फ्रूट है, ठीक है। और ये फ्रूट है, पैशन फ्रूट है, फिग है, ठीक है, आंवला है, पोमीग्रेनेट है, डेट है, करौंदा है, जामुन है। ये सब हम कब खाते हैं, ना तो जब ज़्यादा गर्मी रहती ना जब ज़्यादा सर्दी रहती, उस टाइम पर खाते हैं। स्पीसीज होती है हमारी टर्मरिक, हल्दी उस टाइम पर उगाई जाती है। वेजिटेबल्स होगी हमारी टमाटो और ब्रिंजल, वही सेम एज इट, ठीक है। अब आते हैं हमारी टेम्परेट क्रॉप्स, जो हम एट अ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग हम कब बोलते हैं भाई, कोल्ड होगी ठंड, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट हम कब बोलते हैं, जब बहुत ज़्यादा चिली ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चिली प्रकार की क्या हो, ठंड हो, बहुत ज़्यादा ठंड हो, फ्रीजिंग पॉइंट से बोलते हैं। तो उसमें हमें
उस फ्रीजिंग पॉइंट पर हमें कौन सी मतलब कौन सी जो फसल है वो बोई जाते हैं फ्रूट्स की, तो टेम्परेट क्रॉप्स होती हैं वो, पहले तो याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट पर जब ज़्यादा सर्दी होती है, और उसमें बोई जाती है हमारी एप्पल, पीए, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी। एप्पल, पीए, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, एक गाने की तरह भी याद हो जाएंगे अगर आप याद करेंगे इसे तो, लेकिन ऐसे याद रखिए एप्पल, पीए, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी। पी 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 आ रहा है, ए पी, ए ट्रिपल पी एस, ए ट्रिपल पी एस, एप्पल, पीए, पीच, प्लम, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी है ये। कीवी, कीवी बहुत खाते हैं। मैं कीवी किसके लिए ज़रूरी होती है, हमारे शरीर को ताकत देने के लिए काम आती है कीवी, तो ये हमारी ज़्यादा सर्दियों के टाइम पर काम आती है, बुखार वगैरह होते हैं। स्पीसीज स्पाइसेस मैंने बताया अभी, सैफरॉन, सैफरॉन एक जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, लाल लाल कलर के धागे होते हैं, फ्लोवर से निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं उनके, और हमारे इधर नहीं पाए जाते हैं। आप कभी गूगल पे सर्च करके देखना सैफरॉन को, बहुत ही अच्छी, इनको देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, एक फ्लोवर होता है, अ, ठीक है, पर्पल कलर का, उससे ये निकाले जाते हैं। वेजिटेबल्स पाई जाती है इसमें, कैबेज। ठीक है, कौन सी वेजिटेबल पाई जाती है, कैबेज, गोभी वगैरह। ठीक है, याद रहेगा। आई थिंक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे जो हमारी वीडियो होगी, इससे जो नेक्स्ट वाली हमारी वीडियो होगी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बनाएंगे, जैसे कि प्लांट प्रोपगेशन पे बनाएंगे। उसके बाद हम प्लांट प्रोपगेशन के बारे में सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे आफ्टर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम। हम सारे जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लेंगे, और इसके प्लांट प्रोपगेशन के बाद हम जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड किस तरह से होता है, कैसे, मतलब किस किस एरिया में हमें किस किस तरह से जो फील्ड जो सॉरी जो ट्रीज़ हैं उनकी शोइंग करनी चाहिए, उनकी प्लांटिंग करनी चाहिए, इस पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए कमेंट में बताइए कि कैसी लगी। आप आगे आगे अगर मुझसे और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट कीजिए।